नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल जो है अभी सीमित संसाधनों के साथ जो है पूरे देश में, और शायद मेरा यकीन गलत नहीं होगा, सीमित यह अकेला दल है जो कि पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता के लिए ये प्रयासरत है। हमारे भारतीय भाई बहन भी इसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन उतने उतने पैमाने पर अभी शरीक नहीं हुए हैं जितने बड़े पैमाने पर इस देश को आवश्यकता है। और इसी बीच में जो हमारे देश की जो अभिशाप पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो हमेशा से यानी देश में एकता, भाईचारा, सद्भाव को नष्ट करने वाली और उसी को नष्ट करके अपना जो वोट सत्ता की राजनीति कह लीजिए या साजिश के वो करने वाली ये पार्टियां जो है वो नहीं चाहती कि इस देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा स्थापित हो। और ये बातें उनके जो मौके बेमौके जो उनके वक्तव्य होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि किस माइंडसेट के हैं, किस दिमागी बनावट के हैं और इन्होंने हमारे देश में किस तरह का माहौल खड़ा किया है, हमारे भारतीय भाई बहनों में किस तरह के दृष्टिकोण का निर्माण किया है और किस तरह के बंडअप ऑफ माइंड को जन्म दिया है। सारी समस्या उसी से हैं। वैसे तो जहां तक कि सरकार बनाने का सवाल है, ये सभी भारतीय भाई बहनों को अकाट्य रूप से समझ लेना पड़ेगा कि लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को दोष देने से पहले जो है ये इस यथार्थ का सामना करना होगा कि लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। या अंग्रेजी में किसी विद्वान ने कहा है, पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। और वो तो खोट हमारी पात्रता में है। लोग जो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है कि हमारी आपकी पात्रता में है, जो कि हमारे देश की सबसे अभिशाप जो तत्व है, जो और इसके विषय में भी बताया गया कि यदि हमारे देश में जागरूकता हो, देशभक्ति के आधार पर जागरूकता हो, भारतीय एकता के आधार पर जागरूकता हो, तो इन तत्वों को वोट देना तो बहुत दूर की बात। इन तत्वों को देश के बाहर यानी हमारी यही आवाम खदेड़ दी होती। लेकिन वही देश के दुश्मनों को जिस तरह का वातावरण जो है और जहरीला वातावरण ये सब बनाए हुए हैं और जिस तरह का दृष्टिकोण हमारे
जो है भारतीय भाई बहनों का वो बनाया हुआ है, और जो कि उचित पात्रता को माने जन्म देने से रोकता है। उसी कारण जो है ये देश की दुश्मन पार्टियां जो है अब हमसे आपसे मानसिक गुलाम बना करके वो वोट छीन रही हैं। हमारी पात्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है जातिवाद। जातिवाद इस समाज के लिए भी अभिशाप है, इस देश के लिए भी अभिशाप है। और हमारी अब जो पात्रता होनी चाहिए कि किस तरह की सरकार को चुनना है, किस तरह के लोगों को चुनना है, सरकार को भी चुनने के लिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं किसी भी स्तर के हों, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे जो है स्थानीय निकायों के रूप में हो, उसके चुनने में जो हमारी पात्रता का जो विनाश हो रहा है, तो विनाश करने में जो सबसे बड़ा जो दैत्य है, राक्षस है, वो है जातिवाद। उसी तरह से दूसरा राक्षस है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, और इसके बाद भाषावाद भी है, प्रांतवाद भी है, और क्षेत्रवाद, समूहवाद और बात जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद तो है ही। उससे भी बड़ी दुख की बात कि ये जो जहर है या जो राक्षस है, जो भी कह लीजिए, इस देश के लिए हमारी आवाम इसको राक्षस नहीं समझ रही है, इसको अभिशाप नहीं समझ रही है, और जो है इसी में रमी हुई है, इसी में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी साध रही है। ये सबसे बड़े दुख का विषय है। और इस प्रकार जो है वो कुपात्रता का शिकार बनी हुई है। कुपात्रता के ही कारण जो है जिन भारतीय समाज के दुश्मनों को जो कि इस समाज को विघटित करके और सत्ता की राजनीति करते हैं, उनको अपने सर पे बिठा रही है, शासन में बिठा रही है, और पूरे शासन प्रशासन, राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल बिल्कुल वो प्रदूषित हो रहा है। और देश के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है। दिखावा, पाखंड, और जो है कवि सम्मेलन, मंचों पर भाषण, ये सब जो है वो उसका स्थान ले चुका है। लेकिन हमारे दिलों में जो है देश के प्रति जो भाव, जो देशभक्ति का भाव जिसकी आवश्यकता है, उसका बहुत बड़ा भाव है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा है। देखिए, मैंने दिन रात जो है टीवी चैनलों पर जो है सिर्फ पांथिक बातों का हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और वही आपस में एक दूसरे को कोई टिप्पणी कर दे तो दूसरा समुदाय जो है वो आग लगा देता है पूरे देश में। और वहीं पर हमारे देश में यदि कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके खिलाफ कोई रोष नहीं। और उसके खिलाफ जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, बस यहीं तक वो अपने फर्ज अदायगी की इतश्री कर लेता है। ये टुकड़े टुकड़े कहेंगे, बस ये नहीं कहता कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कहता है, मुंह से कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है भारतीय जनता पार्टी, बस उसका नाम दिया है बस टुकड़े टुकड़े गैंग, बस ताकि टुकड़े टुकड़े गैंग माने सामने रहे, सामने उसको दिखाया जाए और अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाए और हम सत्ता पर बैठे रहे। इस तरह की भारत विरोधी मानसिकता जो है वो जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहता है। और इसीलिए भारतीय जनता दल बीजेपी के नेताओं की, उनके प्रवक्ताओं की और उनके सिवा सालार जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बैठे उनके वक्तव्यों की विश्लेषण इसलिए करता है कि इनकी मानसिकता को ठीक से पढ़ा जाए, जाना जाए।
अब देखिए, और यही नहीं, देश के दुश्मनों का यह हौसला जो बढ़ा हुआ है, जो मोदी महोदय ने बढ़ाया हुआ है, यह किसी भी देशभक्त को नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सबको मालूम है कि धीरे धीरे मालूम हो रहा है, और भारतीय जनता दल ने वो तथ्य भी रखे हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई के वक्त इस कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की है। गद्दारी मतलब यह है कि हमारा देश तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उसके जुल्म सितम, उसकी गुलामी के खिलाफ, उसकी दास्ता के खिलाफ। ये कांग्रेस जो है उस अंग्रेजी सरकार की मुखबिर बनी रही, दलाल बनी रही, चमचा बनी रही, और उसे चिपकती रही। और इसके 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष घुटने टेक करके मैंने जो क्वीन थी इंग्लैंड की विक्टोरिया, उसके प्रति वफादारी की कस्में खाए हैं। जिस पार्टी के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष घुटने टेक करके इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की वफादारी की कस्में खाए हैं, वो पार्टी छाती तान के कह रहे कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। और किसके सामने कर रहे हैं? ये कायर बीजेपी वालों के सामने, कायर मोदी के सामने। और कायर शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कभी भी इस रूप में वो जवाब नहीं देते हैं। जानते हैं कि यह जो कांग्रेस पार्टी जो है अंग्रेजों की मुखबिर रही, दलाल रही, चमचा रही, जिसके 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके क्वीन विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाए हैं। और जो उनसे उपाधि मिला करती थी, माने उस समय जो अंग्रेजी सरकार के प्रति जो वफादारी करते थे, तो उनको नाइटहुड और जो है ये सर, राय बहादुर, हिंद केसरी या केसरी हिंद, इस तरह की उपाधियां उनको मिला करती थी। तो इन सबों का जो सबसे सरगना था मोहनदास करमचंद गांधी, उसको भी हिंद केसरी मिला हुआ, वह भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की कसम जो है सार्वजनिक रूप से उसने किया हुआ है। ये इतिहास में दर्ज है। यही तो देश का अभिशाप है कि जिसने देश के साथ गद्दारी किया, उसको इस देश का राष्ट्रपिता बना हुआ है। वो मोहनदास करमचंद गांधी किस लिए लाया गया, वो किस लिए पैराशूट करा गया था। और इस बात को बताया भी गया है कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल भंग किया गया था, सिर्फ एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। देशभक्ति का एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन और दूसरा है अनुशीलन समिति। ये दो तरह के आंदोलन जो है देशभक्ति के आंदोलन चलाए गए बंग भंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल के विभाजन के विरोध में। अब ये इन दो देशभक्ति के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति को दबाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इस अंग्रेजी सरकार के चमचे मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट करवाया। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को, इस तरह के वीडियो को आप लोग प्रसारित करिए। और भारत में आते ही वो मोहनदास करमचंद गांधी सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा करता है। और घोषणा करने के बाद ऐसे कहता है कि मैं तो इस अंग्रेजी सरकार का वफादार
का वफादार हूं, इस भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। ऐसा कह करके वो भारतीय नव युवकों को अंग्रेजी सेना में वो भर्ती करवाया। अंग्रेजों को अपनी सेना के लिए भारतीयों की जरूरत थी, क्योंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1919 तक चला था, उसमें अंग्रेजों की जरूरत थी भारतीयों की अपनी सेना में। तो अंग्रेजों की सेना में भारतीय नौजवानों को इसने यही बोल करके कि मैं तो अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं, भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो उनकी सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजी सेना के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। अब यही तो सवाल है कि जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे 7 लाख जो है हमारे क्रांतिकारी शहीद, अमर शहीद और देशभक्तों ने अपने प्राण दे दिए, उसी अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है ये वफादारी दिखाता है मोहनदास करमचंद गांधी, और उसी को ये गद्दार कांग्रेसी जो है राष्ट्रपिता बनवाते हैं, और उसी को ये मोदी महोदय बीजेपी वाले भी राष्ट्रपिता कहते हैं। ये किसे कबूल होगा? तो और इस मोहनदास करमचंद गांधी की और भी गद्दारियां हैं, कोई एक गद्दारी नहीं है। और तमाम उसके जो चाटुकार इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों का भी नाम भारतीय जनता दल ने लिया हुआ है। एक बिपिन चंद्रा था, ये जितने भी हम नाम बता रहे हैं आपको, ये मूलतः अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं, मजबूरन उसका अनुवाद जो है हिंदी में मिलता है, लेकिन उनकी जो सोच है और उनकी जो भाषा वो अंग्रेजी ही है। तो बिपिन चंद्रा है, रोमिला थापर है, मृदुला मुखर्जी है, इरफान हबीब है, रामचंद्र गुहा है, और रामशरण शर्मा है, आरसी दत्ता है। ये सब जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार है। और कांग्रेस नाम की संस्था क्यों बनाई गई थी, उसका मकसद क्या था अंग्रेजों के लिहाज से, इस हकीकत को ये चाटुकार इतिहास का जो मैंने बताया है अभी, उसको छिपा नहीं पाया है। उसको सब ऐसे अच्छा, और उस तथ्य को छिपाए तो है, मैंने छिपा नहीं पाए मतलब उसको कबूले तो हैं, लेकिन थोड़ा मुलम्मेदार, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में। क्या कहते हैं उस इतिहास में, किस कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था कि वो अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। देखिए, ये जितने तथ्य भारतीय जनता दल बता रहा है, ये सारे तथ्यों का किसी न किसी प्रकार से एक हिमांशु त्रिवेदी मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी का, उसको छूता है, जरूर है, लेकिन वहीं तक छूता है कि लोग जाने कि भाई ये जानता है, लेकिन उसके आधार पर ये कांग्रेस गद्दार है, इसको बड़ी शातिराना ढंग से वो ढकता भी है। इसलिए भारतीय जनता दल तो बाद में सिद्ध करेगा कि हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग इतनी बड़ी अभिशाप जीएनपीसी और कांग्रेस के और उसके नेताओं के गद्दारी के पापों को ढकने वाला ये उतना ही गद्दार है इस देश का सुधांशु त्रिवेदी। तो सारी बातों को कहता है जरूर है, लेकिन जब उसकी गद्दारी की बात आएगी तो धीरे से वो खिसक लेता अपनी बातों से। तो बात हो रही थी कि वो सेफ्टी वाल्व, तो सेफ्टी वाल्व, जिसमें सेफ्टी वाल्व की बात आई थी 19वीं सदी के, तो उसमें रेलवे के जो भाप के स्टीम के इंजन हुआ करते थे, उन इंजनों में जो बॉयलर जिसमें भाप बनती है, उसमें सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। आजकल सेफ्टी वाल्व तो हमारे जो माँ बहनों के किचन के जो प्रेशर कुकर है
उसमें आ गया है प्रेशर, मैंने ये सेफ्टी वाल्व। अब सवाल यह है कि सेफ्टी वाल्व चाहे रेलवे इंजन के बॉयलर के में हो या प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व हो, उसका फंक्शन या उसका मकसद क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रेशर, उसके अंदर का दबाव इस कदर, इस सीमा तक बढ़ जाए कि वो बर्तन को भी तोड़ सकता है, बर्तन को भी तोड़ दे, फाड़ दे, बाहर निकले, तो क्या करता है कि थोड़ा सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मान अतिरिक्त दबाव, वो थोड़ा सा स्टीम निकाल देता है, लेकिन उस बर्तन को, उस प्रेशर कुकर को या उस बॉयलर को वो सुरक्षित रखता है, महफूज रखता है। यही काम ये गद्दार जो है कांग्रेस करती रही कि जब अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम से उब करके हमारी भारतीय अवाम जो है इस अंग्रेज सरकार को उखाड़ने पर आमादा होकर के जो आंदोलन चलाती थी, तो ये थोड़ा सा इधर उधर दिखा करके उसके उस गुस्से को ये सब मैंने कांग्रेसी या उसका जो ये मोहनदास करमचंद गांधी उसको घुमा देता था, और जनता के गुस्से को, जनता के आक्रोश को, उसके आंदोलन को वो दबा दिया करता था। कौन? ये मोहनदास करमचंद गांधी। एक मिनट के लिए हम इस विषय को समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि लोग कहेंगे अरे साहब बराबर ये कांग्रेसियों के विषय में, देखिए इन कांग्रेसियों के, जेएनपीसी के, नेहरू वगैरह की गद्दारियों का विषय बहुत लंबा है। हम तो मुख्तसर में थोड़े में बताना चाहते हैं कि ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले इन गद्दारों को सर पर जो है वो पाल रहे हैं और उनसे उल्टे आरोप झेलते हैं सब से। तो जब तक ये अभिशाप जाएगा नहीं, तब तक हमारे जो भारतीयों की जो वास्तविक उनकी कॉम्पिटेंस है, जो उनकी योग्यता है, जो कि बर्बाद हो रही है इसी नफरत की आग में, इसी भेद विभेद की आग में, इसी जो बिखराव की आग में, तब तक हमारा देश जो है आगे बढ़ नहीं सकता। ये तो बीजेपी वालों को पाखंड है कि वो देश में नफरत भी खुद फैला रहे हैं और नफरत फैलाने वालों को पाल भी रहे हैं। और ऊपर से करेंगे हम विश्व गुरु, ये विश्व गुरु बनेंगे और बने देंगे सब, ये जो कि नफरत ये फैला रहे हैं। तो विश्व गुरु बनने की ताकत खुद भारत में है, लेकिन मोदी जो है, मोदी महोदय उसको विश्व गुरु बनाएंगे, या वो खड़गे और राहुल गांधी उसको विश्व गुरु बनाएंगे? हरगिज नहीं, देश के दुश्मन है। तो भारतीय जनता दल के बाकी चीजें जो है, मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, खास करके शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और जो उनकी दैनंदिनी माने जो रूटीन उनकी जिंदगी में, जो दिनचर्या की जिंदगी में जो समस्या है, उसके समाधान के लिए बिल्कुल वाकिफ है, और उसको दूर करने के लिए एक ईमानदारी और एक ईमानदारी और सच्ची मनसा से उसको दूर करने का पूरा जो है उसके पास योजना है और ब्लूप्रिंट है, सब कुछ है। लेकिन यह अभिशाप पहले हटा है। शासन प्रशासन की शैली के विषय में कई बार भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि शासन प्रशासन की शैली हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सख्ती का, अनुशासन का और निष्पक्षता का और चुस्त दुरुस्त का, और उसके साथ जो सिद्धांत रहा है हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का, सख्ती और अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन, बिल्कुल इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट हो। तो उसके आधार पर ये शासन प्रशासन में विश्वास करता है। उस तरह की जितनी भी समस्याएं ये सब पैदा की है और हमारे आवाम को परेशान कर रहे हैं सेवा के नाम पर,
और दिन रात उनकी जिंदगी को नरक बनाए हुए हैं। इस सब का जो है निदान है, समाधान है उसमें, ऐसी बात नहीं, सबका समाधान। और भारतीय ताकत दल पहले भी कहा कि बस आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। इन सबों की मंशा में बहुत खोट है। और ये स्टिकर जरूर लगाए हैं, कोई राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाया हुआ है, कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, लेकिन ये बिल्कुल छटे हुए जो है हमारे भारतीय समाज के एंटीथेटिकल है, छटे हुए, उसके दुश्मन है। अब ये विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। सीधी बात है, जिस देश का एक संविधान बन गया है, एक संवैधानिक एंटिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हो गया है, इस देशवासियों को एक भारतीय नागरिक के रूप में जिनको विकसित करना चाहिए, दिन रात जो है उसको किसी को हिंदू के रूप में, किसी को मुस्लिम के रूप में, किसी को जाति के रूप में हमेशा जो है वो फंसाए हुए हैं। बताइए, हमेशा धर्म धर्म धर्म, ये धर्म है भी नहीं, ये पंथ है सब, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, ये सब पंथ है, धर्म नहीं है सब। हमारे आदरणीय भारतीय भाई ये सब इतना झूठ बोलते हैं कि ये हिंदू सनातन हुआ, चाहे आपका इस्लाम हुआ, चाहे ये हुआ, सब धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्या है? ये पंथ है। और पंथ जो है वो व्यक्तिगत आस्था का मसला है। व्यक्तिगत आस्था को सलाम है, प्रणाम है, आदर है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से निभाए जाने की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में इन पंथों की कोई भूमिका नहीं। व्यक्तिगत रूप से आप निभाइए, लेकिन देखिए कहीं वो सरसा पार्टी तिलक लगाए हुए वो अहंकार दिखाती है, कहते हैं कि हम जो है धर्म संसद वो चलाएंगे। तो फिर इनकी जो इस्लाम आस्था से जो कट्टरवादी तत्व है वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। फिर सिख आस्था में से जो कट्टरवादी तत्व है यानी वो इस तरह से करते हैं उपद्रव। ईसाई आस्था वाले भी जो है वो भी इनको देख करके सड़कों पर इस तरह से वो उपद्रव करने पर आमादा होते हैं। इस तरह का माहौल जो है इन दोनों ने अब तक तो इसने बनाया, या कांग्रेसियों ने, अब ये बीजेपी भी वही कर रही। दोनों की करतूत लगभग एक जैसी है। तो बात हो रही थी कि ये कांग्रेस जो कि अपने को कहती कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी वास्तविकता हर एक भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। तो और सेफ्टी वाल, वो सिर्फ सेफ्टी वाल की भूमिका जो है वो निभाने के लिए जो है वो कांग्रेस बनी थी। और किस तरह से सेफ्टी वाल की भूमिका इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो कि इन कांग्रेसियों का सरगना था, वो कैसे सेफ्टी वाल की भूमिका उसने निभाई, ये भी जानना जरूरी है। तो पहला जो है, जो कहते हैं कि पहला जो आंदोलन जो दिखाते हैं कि नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला था, और उसमें एक नाटक और हुआ, एक ड्रामा और हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक ऐसा तबका है जो कि हमारे देश के जितने महात्मा पुरुष हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, उनमें कोई उनको आदर्श नहीं दिखता है। इनको आदर्श दिखता है भारत के बाहर, टर्की में दिखेगा, सऊदी अरेबिया में दिखेगा, वहां दिखेगा, और वहां कुछ होगा उसकी बात को लेकर के यहाँ भारत में सब जो वो बवाल करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तत्वों का जो कट्टरवादी तत्व है वो करता रहता है। और उन्हीं कट्टरवादी तत्व जो है इन कांग्रेसियों के द्वारा पाले जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो कट्टरवादी तत्व जो है टर्की में कोई खलीफा करके थे हैं, और उन्हीं के समर्थन में ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के जो कट्टरवादी तत्व आंदोलन करने लगे। और उस आंदोलन का नाम
उन सबों ने खलीफत आंदोलन रखा। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उस खलीफत आंदोलन का नाम बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन। देखिए इसकी गद्दारी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इस मोहनदास करमचंद की गद्दारी जरा देखें। वो खलीफत आंदोलन जो है टर्की के खलीफा के संबंध में था, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व उसको चला रहे थे। उन कट्टरवादी तत्वों के द्वारा चलाए जा रहे खलीफत आंदोलन का नाम ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसका नाम बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन। देखिए ना, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम इसने दे दिया, और स्वतंत्रता संघर्ष का, स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और फिर जब अपना ये आंदोलन फिर उसके कई नाम और हो गए, नॉन कोऑपरेशन और असहयोग आंदोलन। और जब ये हमारा असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अपने क्लाइमेक्स, अपने शबाब पर था, और उसी वक्त ही यदि ये मोहनदास करमचंद गांधी इसको समाप्त नहीं किया होता, उसी वक्त ही अंग्रेजी सरकार उखड़ गई होती, हमको आज़ादी मिल गई होती। लेकिन उस आंदोलन को इसने दबा दिया। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने बहाना क्या लिया? चौरी चौरा कांड। अरे कांग्रेसियों, जब कोई आंदोलन होता है तो थोड़ी बहुत हिंसा होती है, तो कोई माने कि और बड़े मुश्किल से कोई आंदोलन खड़ा होता है। तो इसने जो है चौरी चौरा कांड के बहाने उस आंदोलन को इसने समाप्त करवा दिया। इस पर हमारे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जो है बहुत ही नाराज भी हुए, बहुत ही दुखी भी हुए। उनका कहना था कि बड़े मुश्किल से जो है आंदोलन खड़ा होता है, और ये अब ये अपने मुकाम पर पहुंच भी जाता, उसी वक्त जो है हमको आज़ादी भी मिल जाती, अंग्रेज भाग गए होते। लेकिन ये अंग्रेजों का चमचा मोहनदास करमचंद गांधी ने उस आंदोलन को बंद करा दिया। और उसी प्रकार जो दूसरा आंदोलन की बात होती है उसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा से, माने सिविल डिसओबीडियंस, जो कि 1931 से लेकर 1932 तक। हालांकि वो जो है जो ये डंडी मार्च किया था यहाँ से अहमदाबाद से भरूच तक, डंडी पड़ता है शायद भरूच कोई जिला है ना इसका, गुजरात का। तो नमक का आंदोलन उन्होंने इसी से माने उसी से जुड़ा हुआ, तो उसी से वो सविनय अवज्ञा का, तो अपने द्वारा ही शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये मोहनदास करमचंद गांधी उसको बंद कराता है। और बंद कराने का बहाना क्या मारता है कि इस आंदोलन को बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि उसको जो उसमें वायसराय थे इरविन, उनसे बात करनी है। और उनसे बात क्यों करनी है? क्योंकि उसे द्वितीय गोलमेज सभा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होनी थी, उसमें भाग लेने जाना था उसको। ये उसका बहाना था। और उसमें भाग लेने जाने के पहले उसको वायसराय इरविन से बात करनी है, और इरविन से बात करने की शर्त थी कि पहले आंदोलन पहले बंद हो। ये बहाना किया। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो ये कांग्रेसी बताते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसने बंद करा दिया। तीसरा आंदोलन इसने खुद शुरू किया था 1942 वाला, भारत छोड़ो का। और भारत छोड़ो की भी असलियत जो सामने आ रही है कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 में जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, उनकी देशभक्ति की चर्चाएं वो होने लगी अपने देश में। और काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि वो बाहर से ही आक्रमण करके अंग्रेजों को अंग्रेजी सेना को परास्त कर देंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। तो उनकी लोकप्रियता देश में जो है बहुत ऊंची जा रही थी। तो अपना सर छुपाने के लिए
अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए इसने एक फेस सेविंग डिवाइस के रूप में ये जो है इसने शुरू किया भारत छोड़ो का, और डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। बताइए, जो लोग कहते हैं कि हंसा का पुजारी या करा कि करो या मरो, और वो उसका जो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो फ्लॉप हो गया। सारे नेता जेल में बंद हो गए, बस वो टाटा फिस हो गया। तो इस प्रकार जो है 3 बड़े आंदोलनों को ये मोहनदास करमचंद गांधी, इस देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उन आंदोलनों को उनके मंजिल पर, उनके मकसद पर पहुंचने के पहले ही इसने मौत दे दिया। वो इस कदर का गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। और नेहरू तो खैर उसे बढ़ करके गद्दार था इस देश का। और इतना ही नहीं, ये सब अंग्रेजों से चिपके भी रहते थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिर थे और उनके दलाल भी थे। और हमारे वो अमर शहीद जो इस देश की आजादी के लिए प्राण दे रहे थे, उनको अपमानित भी करते थे। भगत सिंह को इन सबों ने आतंकवादी लिखवाया। सुभाष चंद्र बोस को इन सबों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। इन सबों ने जो है वो जो है मदन लाल धिंगरा को और वो उधम सिंह आदि को कायर बोला। इतनी बड़ी ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार हैं ये कांग्रेसी। उन गद्दार कांग्रेसियों को ये मोदी महोदय मौका दे रहे हैं कि वो कह रहा है उसका खड़गे कि भाजपा का एक कुत्ता भी क्या मरा है क्या देश की आजादी में। एक भी जबान नहीं खुल रही है बीजेपी वालों की कि तुम्हारा जो है गद्दारी का काला चिट्ठा ये है, और तुम्हारे मुंह से कैसे निकलता है आजादी की लड़ाई का, आजादी की जंग की बात जो है तुम जैसे गद्दारों के मुंह से कैसे वो निकलता है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस की जो स्थापना मूल रूप से इसलिए हुई थी कि जब 1857 की हमारे जो प्रथम आजादी की क्रांति थी, और जो कि कई महीनों में अद्वितीय थी, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस बात की थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी, उसका शबाब थी। और ज्यादा तो खैर जब विषय आएगा तो और भी बताएंगे, और बताया हुआ है कि इतना ही नहीं बल्कि वो उस आंदोलन का जब कोई नेता नहीं था तो आन फान में उन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम बादशाह थे वो मुगल वंश के, उनको अपना नेता बना लिया। और वो बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर जो है उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य जो है गवाही नहीं कर रहा था, लेकिन आजादी का जज्बा था। वो नेता बनने के लिए वो तैयार भी हो गए, और अंग्रेजों ने उनको बागी भी मान लिया और उनको उठा करके बंद कर दिया रंगून की जेल में। वहीं पर उनका देहांत भी हो गया, और देहांत होने के पहले जब जेल में बंद थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमको इस बात का बहुत मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय जो है हमको अपनी जमीन नहीं मिली। उनकी अपनी जमीन से हमसे तात्पर्य था भारत की जमीन, मंगोलिया नहीं। उस पर भी ये देशद्रोही जो है, ये कट्टरवादी तत्व जो बीजेपी आरएसएस के बोलते हैं कि आक्रांता बोलते हैं, जो आक्रांता बोलते हैं, निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं, भारत के दुश्मन हैं। जो हमारे इतिहास पर जो हमारा साझा इतिहास है उस पर सवाल उठाते हैं, निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं। यानी बहादुर शाह जफर कहते हैं भाई कि हमको इस बात का बहुत मलाल है कि हमको इस दुनिया से रुखसत करते वक्त हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई,
अपनी जमीन से उनका बिल्कुल तात्पर्य था भारत की जमीन, मंगोलिया नहीं। तो हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी, स्वभाव था वो, जो कि जहां भी एकता की बात आती है तो इन गद्दार जीएनपीसी कांग्रेसियों को वो एकता हमेशा अखरती है। इसलिए वो 1857 की हमारी जो जंग थी यानी आजादी की, उसको हर तरह से जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने हमेशा उसके महत्व को नकारा है, उसको महत्वहीन बनाया है। कई तरह के वो उलूल जुलूल तर्क उन्होंने दिया है, उसको तर्क दिया है और जो नाम दिया है, माने हम तो कहते हैं कि हमारे आजादी की हमारी आजादी की लड़ाई का वो प्रथम क्रांति थी और पूरा देश इस रूप में जानता है। लेकिन ये गद्दार कांग्रेसी बोलते थे, गद्दार नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वह सिपाही म्यूटिनी थी, मानी फौजी बगावत थी, वो विद्रोह था, ये नाम दिए। तो ये गद्दार कांग्रेसी जो है 1857 की लड़ाई को उसको महत्वहीन भी कहते हैं और उसको बगावत का नाम देते हैं, और पूरा देश उसको जो है आजादी की प्रथम क्रांति का नाम देता है। तो इसी से इनकी गद्दारी को, किसमें गद्दारी, जिसमें हमारे देश के लोग अंग्रेजों को हटाने के लिए, आजादी के लिए अपने प्राण दे रहे थे और ये जो है चमचागिरी कर रहे थे, वो देश में फैलाए हुए हैं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें रूबिका लियाकत जो है, यहां तक तो वो कह रही है कि आप जो है वो सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, अशफाकुल्लाह को भूल गए, और तमाम उसने नाम लिया। रूबिका लियाकत ने तमाम नाम लिया, और सिर्फ जो है वो सिर्फ ये कांग्रेसी जो है वो नेहरू गांधी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा रूबिका लियाकत में अब उतनी हिम्मत नहीं आई, और आने की जो जरूरत है कि इनको गद्दार तो वो कहे और साबित करे। जरूरत इस बात की है कि रूबिका लियाकत कहे न कहे, पूरे देश के लोग जाने कि ये कांग्रेसी बिल्कुल हमेशा से गद्दार रहे हैं देश के, और हमेशा जो हमारे जो अमर शहीद रहे हैं उसको हमेशा ये अपमानित करते रहे हैं। लेकिन वो जीएनपीसी की गद्दारी के आगे बीजेपी वालों की गद्दारी तो देखिए, इनको मौका देते हैं अपने गद्दारी के पापों को धुलने का। ये बीजेपी वालों की गद्दारी है। वो कहता है खड़गे कि बीजेपी का क्या कोई कुत्ता भी मरा है क्या मैंने देश की आजादी में? अरे खड़गे, देश की आजादी के लिए जो मरने वाले होते हैं तुम उसको कुत्ता कहते हो? तुम्हारी नजर में देश के लिए प्राण देने वाले जो अमर शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, उनके लिए तुम्हारा यही सम्मान है? हाँ, तुम यही व्यवहार करते रहे, तुम यही करते रहे, तो देश के लिए जो प्राण देता है वो कुत्ता नहीं होता। हाँ, ये बीजेपी वाले कार होकर के जीएनपीसी को बचाने के लिए ये खड़गे से यानी वो कुछ भी कहलवा दे। और ये कार मोदी ने क्या जवाब दिया उस लोकसभा में कि भाई कुत्ता किसी का परंपरा हो सकता है, मेरा नहीं, फलाने ढिकाने। बिल्कुल करता भरा। इन गद्दारों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, तब जाकर के ये पस्त होंगे मोदी महोदय, कार मोदी महोदय। तो हालांकि रूबिका लियाकत ने कुछ पूरा नहीं, कुछ सीमा तक उस वीडियो में उसने कुछ को आईना दिखाने की कोशिश किया। ये भारतीय जनता का दल है, सिर्फ जहां तक हमको पूरा यकीन है, दावा तो नहीं, पूरा यकीन है
कि इन गद्दार कांग्रेसियों को जो है अच्छी तरह से आईना दिखाने के लिए वो उतरा है। इसके साधन सीमित हैं। लोग जो है वही मतलब है कि जिस मानसिकता को बनाया गया है यानी हम भारतीय भाई बहनों में, उसी कारण जो है इसकी जिसकी जो व्यूअरशिप है वो भी उतनी इतनी कचरापंथी वाले वीडियो जो है उसकी व्यूअरशिप जो है लाखों करोड़ों और जो है उसमें जाती है। लेकिन इसकी व्यूअरशिप जो कम इसीलिए है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति का जज्बा जो है के स्थान पर ये जो है पांथिक हिंदू मुस्लिम इसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाया गया है। हम इतना नहीं, हम ठाकुर हैं, गाड़ियों के पीछे लिखेंगे क्षत्रिय, गुर्जर, ब्राह्मण। इस कदर जो है भारतीय समाज विरोधी संवेदना जो है वो भरी गई है। यह देश के लिए बहुत ही घातक है। देश को यदि कायम रहना है तो सिर्फ भारतीय नागरिक इस रूप में इस दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। और जहां तक कि सरकारों का जो चुनाव है या चुनाव में वोट देने का सवाल है, ये हमेशा दिमाग में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को रखना पड़ेगा कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को सरकार या हुकूमत वैसी ही मिलती है जिसके को पात्र होते हैं। तो खोट जो है राजनीतिक दलों में नहीं है, खोट जो है और राजनेताओं में नहीं है, खोट हमारी आपकी पात्रता में है। जो खोट पात्रता में भी है और हमारी मानसिकता कि हम जातिवाद को जहर नहीं मानते हैं, जातिवाद को इस देश का अभिशाप नहीं मानते हैं, जातिवाद को इसे भारतीय समाज का दुश्मन नहीं मानते, उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। यह मानसिकता है। हर चुनाव में जातिवाद का तांडव चलता है। हर चुनाव में संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण का तांडव चलता है। और पैसे का बोलबाला तो होता ही है। वो चुनाव आयोग को कुछ भी दावा करे कि हमने बड़ा माने निष्पक्ष और क्या स्वतंत्र चुनाव करा है, यह सब बकवास। वो भी जानता होगा इस बात को, वो भी जानता होगा। लेकिन सबकी जड़ है अवाम की मानसिकता, भुगतने वाली वही सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो भारतीय जनता दल ने इस बीमारी का जो है डायग्नोसिस करके बताया है कि सबसे पहले अपने वजूद को ठीक करिए। आप इस संवैधानिक देश में हिंदू नहीं हैं, इस संवैधानिक देश में आप मुस्लिम नहीं हैं, इस संवैधानिक देश में आप सिख भी नहीं, ईसाई भी नहीं हैं, आप ठाकुर नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। इस तरह की कृत्रिम जो है पहचान को त्यागना पड़ेगा। हम सभी भारतीय हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 135 करोड़ 140 करोड़ लोग, सभी लोग भारतीय हैं। बाकी कृत्रिम जो है पहचान वजूद को त्यागिए और सभी 125 करोड़ में भारतीयता के आधार पर बर्ताव कीजिए, उनसे अपनापन दिखाइए, भाईचारा निभाइए। और जितने भी ये नफरत फैलाने वाले जो भेड़िए जो छोड़े गए हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, वामन मेश्रम, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण इत्यादि सभी जो नफरत फैला रहे हैं, इनको पस्त करना होगा, इनकी गतिविधियों को। क्योंकि हमारी जो भारतीय एकता है, जो भारतीय हमारी भावनात्मक एकता है,
उसको नष्ट करने पर ये तुले हुए हैं। मैं मानता हूं कि भूतकाल में मैंने यही जो सामंतशाही जो तबका है, ये बीजेपी पर कौन है? सामंतशाही तबका, वो हिंदू सनातन का, या जिनको लोग पंडे बोलते हैं, पंडा, जो मंदिर की जो पंडे होते हैं ना, वही हावी है इस पर, बीजेपी पर। यानी कोई राष्ट्रवादी का स्टिकर सब वो लगाए हुए हैं। तो इन समूह ने हमारे हिंदू सनातन इतना आदर्शमय, इतना महान, इतना पुरातन जो हमारे इस पंथ को बर्बाद किया है इन समूह ने, तमाम कर्मकांड इत्यादि से। और उन कर्मकांडों से उब करके हमारा सिख पंथ जो है उसी हिंदू सनातन पंथ से निकला। हमारा जो है जैन पंथ भी उसी से निकला, और सबसे पहले निकला है बौद्ध पंथ। इन्हीं जो सामंतशाही वाले हैं, सामंतशाही सोच के, चाहे पंडों के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, और उन्हीं पंडों का कब्जा है वो बीजेपी के ऊपर। तो लेकिन सुधार के लिए जो प्रतिशोध जो है वो आग में घी का काम करता है। हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कि भूतकाल में शूद्र के रूप में उनको ब्रैकेट करके उनके साथ जो है बराबर उनका शोषण हर तरह से, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, कभी इज्जत का, और उनके साथ नाइंसाफी, अन्याय किया गया और कई घाव दिए गए। इन पंडों को भी मालूम था, कि इस तरह का अन्याय कर रहे हैं, और वही तो कर रहे थे कि कोई उसको अछूत बोल करके या तो उसकी छाया पड़ जाए तो 10 बार नहाते थे सब। उनको जो सामान्य जो तालाब से यानी पानी तक नहीं थे लेने देते, इनको अलग से बसाए हुए थे। बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा घाव। और उस गलती को ये पंडे जो है वो मानते भी नहीं है। और उन्हीं पंडों का नेता है ये सुधांशु त्रिवेदी। तो मानते भी नहीं। तो बाबा साहब जो है यानी सारी स्थिति को मैंने वो समझे, लेकिन उनके मस्तिष्क में कभी प्रतिशोध नहीं आया। उनका ये कहना था कि हमारे भारत में जात विहीन समाज की संरचना होनी चाहिए, बस उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये कहा कि इस तबके के साथ हजार साल तक जो है बहुत इसको चोट दी गई, घाव दिए गए, इसलिए इसको मरहम लगाने की आवश्यकता है। और मरहम किस प्रकार का भी होगा, यह भी हमारे भारतीय समाज के विवेक पर बाबा साहब ने छोड़ दिया था। और उनके विचार हमेशा जो है देश को मजबूत करने के लिए, देश में एकता के लिए। लेकिन उनके अनुयायियों ने, खास करके मायावती, काशीराम ने उनके आदर्शों की वो बिल्कुल हत्या किया। आते ही इन सबों ने नफरत शुरू कर दिया। काशीराम और मायावती ने तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। बताइए, बाबा साहब ने एक रंच मात्र भी जो है वो प्रतिशोध की बात नहीं कही। ऐसे सब शुरू हो गए कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारे जूते चार। और फिर जो मायावती का जो व्यवहार रहा, अपने एमएलए, अपने एमपी, अपने मंत्रियों को वो नीचे बिठाती थी, अपने जो ऊंचे आसन पर। बताइए, बाबा साहब ने कहा भाई कि इनको मरहम लगाइए, इनको सम्मान दीजिए। मायावती जो है बाबा साहब के नाम पर ही वो राजनीति करती है, और जो है उसी हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। फिर तो जितनी बुराइयां इन कांग्रेसियों की थी, पैसा बटोरना, भ्रष्टाचार, सब में वो लिप्त हो गई वो। तो दुखड़ा इस बात का है कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह से त्याग किया, बलिदान किया, सब सोचे। उनके नाम पर जो है राजनीति चलाने वालों ने
पूरा तबाह किया है वो इस देश को। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल फिर से यानी उन्हीं महापुरुषों को महत्व देते हुए, उनको याद करते हुए और उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए उपदेशों को ताकत बनाते हुए भारतीय जनता दल पूरे देश को एक करना चाहता है भारतीयता के आधार पर इसको। और इसी भारतीयता को तोड़ने के लिए ये बीजेपी है। बीजेपी सबसे पहले वो कहती है कि वो उसके माने सामने से तो नहीं बोलेगी, लेकिन जो उसकी मंशा है और मौके बेमौके वो कहती रहती है कि इस देश में हिंदू एकता की जरूरत है। उसका जो बीजेपी का जो सुधांशु त्रिवेदी है क्या कहता है कि हमारे यहाँ तो जो है, सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि हमारे यहाँ मान हिंदुओं में हमारे मतलब वो हिंदू कोई बोलता है हमारा है, पूरा देश हमारा नहीं है। ये उसकी भावना है सुधांशु त्रिवेदी की। जब भी हमारे कहे तो मतलब सिर्फ जो वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका, इसका मतलब है कभी भी समूचे देश को जो है अपना समाज नहीं मानता है वो सुधांशु त्रिवेदी। तो कहता है कि हमारे यहाँ तो जो है कोई क्षत्रिय है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई कुर्मी है तो कोई यादव है तो कोई ओबीसी है, लेकिन मुसलमानों में बस इसके बाद मुसलमान सब एक हैं। उसके कहने का मतलब है कि हम बटे हुए हैं, अपने हिंदू बटा हुआ है और हिंदू यदि एक हो जाए तब इनकी चांदी, इनकी गोटी पिट हो गई, 80% उनको वोट मिल गया। तो ये वोट के लिए, सत्ता के लिए वो हिंदू एकता की बात करेंगे, देश के लिए भारतीय एकता की बात नहीं करते हैं ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय, कभी भी नहीं बात करते। लेकिन देश को मजबूत होने के लिए भारतीय एकता की जरूरत है, न कि हिंदू एकता की जरूरत है। और उसी प्रकार मुस्लिम एकता की भी जरूरत नहीं है, सिख एकता की भी जरूरत नहीं है इस देश को, ईसाई एकता की भी जरूरत नहीं है, ठाकुर एकता की भी जरूरत नहीं है, ब्राह्मण एकता की भी जरूरत नहीं है, ओबीसी एकता की भी जरूरत नहीं है, और भी किसी की सिर्फ भारतीय एकता की आवश्यकता है। इस बात को प्रत्येक भारतीय और सबको जो है धार्मिक रूप में नहीं, पांथिक रूप में नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, बिल्कुल नहीं। हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। ये देश हमारा भारत के संविधान से चलता है। ये जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं बीजेपी के खासकर, वो संविधान को ही जो है नीचा दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसी संविधान के आने से तमाम अपराध बढ़ गए और तमाम अपराधी जो है वो छूट जाते हैं। उनको मैंने यहाँ तक नहीं मालूम है कि जो अपराध के विषय में जो कानून है या जो नियम और नियमावली है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो संविधान में नहीं लिखा गया है भाई। जो आपराधिक, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी तो कानून है जो कि भारत के संविधान बनने के पहले गए, जैसे आईपीसी, इंडियन जो है इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, ये सब जो है 1860 के हैं, 1861 के हैं, जबकि भारत का संविधान भी नहीं बना था। वैसे भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई मान जाने कि संविधान में ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब नहीं होता है। हमारे संविधान में व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, बने संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट को उनमें जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, गवर्नर की नियुक्ति कैसे होगी, राज्यों और जो है केंद्र के बीच में क्या संबंध रहेगा, ये सब रहता है। क्रिमिनल जो लॉ है, ये फौजदारी के नियम जो है वो संविधान में नहीं है भैया। संविधान के अंतर्गत जो है वो कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा,
और उस कानून के अंतर्गत जो है यानी उस कानून के संचालन के लिए उस कानून के अंतर्गत नियम और नियमावली होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये जो है कोई भी कानून, चाहे फौजदारी का कानून हो, चाहे कोई भी नियमावली हो, ये उसकी हैसियत है। ये संविधान में नहीं है। लेकिन देखिए इन सबों का जो कि बीजेपी वाले जो हमेशा संविधान को ही नीचा दिखाते हैं, कहते हैं कि इसी संविधान के कारण जो है वो अपराध बढ़ गया। और वैसे भी जो आपराधिक जो कानून है, आपराधिक जो नियम और नियमावली है, वो तो जो अच्छा है। संविधान के विषय में भी हमारे जो संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तो चेतावनी दी थी कि जब बाबा साहब ने कहा कि संविधान की धारा 32 जो कि संवैधानिक समीक्षा करते हैं, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचार, दो नाम है उसके धारा 32 के। संविधान की धारा 32 के दो नाम है, क्या नाम है? एक है संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो उनका तो बाबा साहब ने जो है जो समापन माने संविधान बनाने के समापन के दिन, किस दिन? 26 नवंबर 1949 को बोला था कि जो धारा 32 इसमें डाली गई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान हम सभी ने बनाया है। इस पर जो है जब इसके बाद जो है जब अध्यक्षीय भाषण के रूप में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने कंक्लूडिंग स्पीच में माने समापन भाषण में कहा था कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने सबसे अच्छा संविधान बनाया है। देखिए चूंकि ये लंबा हो रहा है, हम यानी कल बताएंगे इसकी वजह में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।